चलिए, तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, हु वॉज फेमसली नोन एज राणा सांगा। तो महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, ये नाम आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, राणा सांगा। और एग्जाम में क्वेश्चन राणा सांगा के नाम पर ही पूछे जाएंगे। ही वॉज द 8th रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। अगर बात की जाए इनके बारे में तो सिसोदिया वंश के 8वें शासक के रूप में जो रूल कर रहे हैं वो कर रहे हैं राणा सांगा। देखिए, राणा सांगा की अगर बात की जाए तो सिसोदिया वंश के सबसे बहादुर या महान योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाता है, समझिए ना। तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। इट मीन्स कि सिसोदिया डायनेस्टी या सिसोदिया वंश के एक प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है राणा सांगा को। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इनके शरीर पर 80 से भी ज़्यादा घाव थे और इनकी एक आंख और एक हाथ और साथ ही इनका एक पैर में चोटें लगी थी या वो नहीं थे या उनमें गंभीर चोटें थी। क्लियर। तो इस तरह की कुछ बातें कही जाती और फिर भी इन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़े और इन युद्धों के दौरान ही उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि उनकी एक आंख और एक हाथ और एक पैर जो है उनमें उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई। ठीक है, तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं राणा सांगा के बारे में, कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर गौर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर टाइम की बात की जाए, शासनकाल की बात की जाए तो 1508 से लेकर 1528 1508 से लेकर 1528 तक इन्होंने क्या किया, रूल किया है। और इनके पहले रूल कर रहे थे राणा रायमल। राणा रायमल के बाद रूल करने आए हैं महाराणा राणा सांगा या हम बोले महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, सांगा सक्सीडेड हिज फादर, यानी कि ये आए हैं अपने पिता के स्थान पर जिनका नाम था राणा रायमल। He fought against Afghan Lodhi dynasty of Delhi सल्तनत एंड इसके बाद देखिए, पहले तो इन्होंने युद्ध लड़ा किसके साथ, अफगानिस्तान की जो लोधी वंश जो दिल्ली में रूल किया कर रहा था उनके अगेंस्ट में, एंड तुर्की मुगल ऑफ फरगना। और फिर बाद में जो इनका युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ कि फरगना के जो तुर्किश रूलर थे यानी तुर्की शासक थे जो फरगना के से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये इंपॉर्टेंट बैटल्स की मैंने बात की है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि ही फॉट अगेंस्ट अफगान लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड लेटर अगेंस्ट द तुर्किश मुगल ऑफ फरगना। तुर्किश मुगल ऑफ फरगना, इनके साथ भी इन्होंने क्या हुआ है, युद्ध लड़े हैं। ठीक है, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा, क्योंकि यहाँ पर ये नाम काफी फेमस है, इसलिए आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि राणा सांगा किसके पोते हुआ करते थे, तो क्या आंसर होगा, राणा कुंभा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा, यह राणा कुंभा के ही क्या थे, पोते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सांगा बिकेम द रूलर ऑफ मेवाड़। ये मेवाड़ के शासक बने हैं कब, अपने भाई को सक्सेसरशिप के युद्ध में परास्त करने के बाद। तो क्या बोल रहा हूं मैं, सांगा बिकेम द रूलर ऑफ मेवाड़ आफ्टर अ बैटल ऑफ सक्सेशन विथ हिज ब्रदर। तो इन्हीं का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज को युद्ध में पराजित करके या युद्ध में हरा कर ही राणा सांगा या महाराणा सांगा जो है शासक बने थे कहाँ के, मेवाड़ के। तो इस तरह की भी कुछ स्टोरी है, इतिहासकार ये बात भी मानते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से हमने राणा रायमल के बारे में हमने पढ़ा है, और वहीं से हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि जब इनके जीवन का अंतिम समय था तब उन्होंने एक ऑर्डर दिया था और इन्हें वापस बुलाया था क्योंकि पृथ्वीराज की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं और हम यहाँ पे और आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल later when Mewar reached its pinnacle in power and prosperity, यानी इन्हीं के समय पर मेवाड़ जो राज्य था वो काफी संपन्न था और शक्ति की दृष्टि से देखा जाए, पावर की दृष्टि से देखा जाए, सैन्य शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। तो ध्यान रखिएगा कि राणा सांगा के ही समय पर मेवाड़ अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच चुका था संपन्नता और शक्ति के मामले में, क्योंकि जैसे कि हमने कहा है राणा सांगा एक काफी शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े हैं। क्लियर। तो इट मीन्स कि ही वॉज दी मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया आल्सो। तो भारत के भी सबसे महान राजाओं के जब नाम लिखे जाते हैं तो उन राजाओं में कभी भी ये डायनेस्टी नहीं छूट सकती है। जब भी हम बात करेंगे भारत के महान शासकों की तो उन शासकों में
सिसोदिया वंश के शासक सबसे पहले आएंगे और उनमें सबसे पहला नाम ही होगा राणा सांगा का, जिनके बारे में इतनी महान बातें कही जाती है। देखिए अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा सांगा वॉज सेड टू हैव फॉट 100 बैटल्स, कि लगभग इन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े हैं। और 100 युद्धों में से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सिर्फ एक युद्ध है जिसमें उनकी पराजय हुई है। क्लियर? तो 100 बैटल्स में से सिर्फ एक युद्ध ही है जिसमें उन्हें हार मिली है, जिसमें उन्हें पराजय मिली है, और वो युद्ध आप लोग जानते होंगे। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि राणा सांगा सेड टू हैव फॉट 100 बैटल्स एंड लॉस्ट हिज आईज आर्म एंड अ लेग्स एंड लॉस्ट हिज आईज आर्म एंड अ लेग इन द वेरियस स्ट्रगल्स। तो विभिन्न युद्धों में इन्होंने अपनी एक आंख, अपना एक हाथ और अपना एक पैर गवा दिया था, फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि एक महान जो है योद्धा हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इनके युद्धों के बारे में तो काफी युद्ध लड़े हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट युद्ध की बात करें तो आप लोग जानते होंगे सबसे ही ज्यादा इंपोर्टेंट युद्ध जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है बैटल ऑफ खानवा, यानी खानवा का युद्ध। लेकिन खानवा के युद्ध से पहले भी कुछ युद्ध है, क्योंकि आप लोगों को पता खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, और इस युद्ध के बाद ही 1528 में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके पहले 1528 से 1528 के बीच में उन्होंने काफी युद्ध लड़े हैं। और हम कुछ इंपोर्टेंट युद्ध की बात करें तो यहां पे आ जाता है बैटल ऑफ खटोली, बैटल ऑफ खटोली, और दूसरा होता है बैटल ऑफ धौलपुर, बैटल ऑफ धौलपुर, बैटल ऑफ धौलपुर एंड बैटल ऑफ खतौली या खटोली। ये दोनों युद्ध जो हुए थे ये दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे। क्लियर? देखिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। और अगर हम बात करें बैटल ऑफ खानवा की तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था बैटल ऑफ खानवा। इतिहास की एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो कि है बैटल ऑफ खानवा। आप लोगों से पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वहां से हिस्ट्री में उलटफेर हो गया था, हिस्ट्री में काफी ज्यादा बदलाव आ गए थे और भारत में मुस्लिम रूल यानी मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था किस युद्ध के बाद से ही, बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में राजपूत फोर्स की हार हुई है, राजपूत सेनाओं की हार हुई है, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण घटना है या एक काफी दुखद घटना थी। किनके लिए? राजपूत रूलर्स के लिए, सिसोदिया डायनेस्टी के लिए, पूरे राजपूत किंगडम के लिए। देखिएगा यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉर अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ जब सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर इट मींस राणा सांगा का जब युद्ध हुआ तो उसमें हमने बोला कि बैटल ऑफ खतौली और बैटल ऑफ धौलपुर दोनों के बारे में हल्की हल्की सी डिस्कशन करेंगे। देखिए इब्राहिम लोदी ने जब ये सुना कि राणा सांगा उनकी टेरिटरी में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं या उनकी टेरिटरी में घुसपैठ कर रहे हैं, इब्राहिम लोदी आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ इंक्रोचमेंट बाई सांगा ऑन हिज टेरिटरी। तो जब उन्होंने ये खबर सुनी कि राणा सांगा उनके क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में जो है इंटर कर रहे हैं, देन ही प्रिपेयर्ड एन आर्मी एंड मार्च्ड अगेंस्ट मेवाड़ इन 1517। तो 1517 में जब उन्होंने ये खबर सुनी तब उन्होंने एक सेना भेजी मेवाड़ पर राणा सांगा पर अटैक करने के लिए। कब भेजी? 1517 में। द राणा विथ हिज आर्मी मेट लोदी एट खतौली। तो दोनों ही सेनाएं, राणा सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना दोनों ही मिली, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहां पर? खतौली में। कब हुआ? 1517। 1517 में दोनों ही सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें भागना पड़ा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के एक प्रिंस को भी क्या कर लिया गया था, इंप्रेशन कर लिया गया था, इट मींस कैद कर लिया गया था। वन लोधी प्रिंस वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रेशन। लेकिन साथ ही ध्यान रखिए कि राणा सांगा को भी काफी ज्यादा चोट आई थी इस युद्ध के बाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब इस युद्ध में हार हुई है किसकी? इब्राहिम लोदी की। और इस युद्ध में हार होने के बाद बदला लेने के लिए उन्होंने अगेन क्या किया, अपनी सेनाओं को भेजा किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ।
इब्राहिम लोधी टू अवेंज द डिफीट एंड सेंट एन आर्मी टू अंडर हिज कमांडर। तो उनके सेनापति के नेतृत्व में पुनः एक सेना भेजी और दोनों के बीच में पुनः युद्ध हुआ। 1519 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। कहां पर? धौलपुर के पास या धौलपुर में। क्लियर? इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ धौलपुर और इसके पहले कहा जाता है बैटल ऑफ खटोली, क्योंकि वो खटोली में लड़ा गया था। देखिए, इस युद्ध में पुनः राणा सांगा ने अगेन क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है किसकी सेना को? इब्राहिम लोधी की सेना को। तो ध्यान रखिएगा, द राणा अगेन डिफीटेड लोधी आर्मी नियर धौलपुर। क्लियर? और उन्हें वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से हमने दो युद्ध के बारे में बात की और ये थे वॉर अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे इनके जो संघर्ष हुए हैं किसके साथ? फरगना के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ। तो फिलहाल अब हम जो बात करेंगे वो किस मुद्दे के ऊपर करेंगे? बैटल ऑफ खानवा, जो लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में। देखिए, सारे पॉइंट्स जो रिलेटेड हैं, सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं, जो पूछे जाएंगे महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, इट मींस राणा सांगा के ऊपर, वो उनके युद्ध से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। इसलिए हमारा फोकस युद्ध के ऊपर ही रहा है और इनके समकालीन जो रूलर्स थे उनके ऊपर, जैसे मैंने बताया इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रहे थे। इब्राहिम लोधी राणा सांगा के ही शासनकाल के समय, और आप लोग पता है राणा सांगा का रूलिंग टाइम है 1508 से 1528। इसी बीच में दिल्ली पे रूल किसका था? इब्राहिम लोधी का। लोधी वंश के शासक जो बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल विथ मुगल्स, मुगल्स के साथ संघर्ष, मुगल्स के साथ स्ट्रगल। देखिए, जब बाबर इंडिया में इंटर करा, उसके पहले उसने काफी कोशिश कर चुका था इंडिया में इंटर करने का, लेकिन वो पंजाब से ही वापस लौट जाता था। तो कई बार 1504, 1504, 1518 और 1521 में भी उसने क्या किए थे? कोशिश की थी भारत में आने की। क्लियर? लेकिन वो वापस लौट गया और फिर उसने कोशिश की भारत में एंटर करने की, इंडिया में एंटर करने की 1526 में। 1526 में जब बाबर आया तब एक्चुअल में उसे इनवाइट किया गया था। तब उसे क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। और जो इनवाइट किया था वो किया था लोधी डायनेस्टी के ही एक दिल्ली के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी, उनके द्वारा इनवाइट किया गया था। और जब राणा सांगा को यह खबर मिली कि बाबर को इनवाइट किया जा रहा है, तब राणा सांगा ने भी अपना एक दूत भेजा बाबर के पास और बाबर से ये कहा कि वो अटैक करें किसके ऊपर? आगरा के ऊपर। ये संदेश पहुंचाया गया किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। इट मींस राणा सांगा भी इनवाइट कर रहे थे किसे? बाबर को। क्लियर? ये बात तो इनिशियल लेवल पर थी। इनिशियल लेवल पर इस तरह की बातें इतिहासकार बताते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। क्लियर? तो देखिए, ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात। लेकिन जब बाबर आया और बाबर ने आगरा की जगह किस पर अटैक किया? दिल्ली पर। और दिल्ली से लोधी डायनेस्टी के शासक इब्राहिम लोधी को मारकर वो वहीं पर क्या हो गया? सेट हो गया। और जब ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि या राणा सांगा को ये लग रहा था कि जिस तरह तैमूर लंग और इनके पहले जो तुर्की आक्रमणकारी आए थे और आक्रमण करके वो वापस लौट गए थे, तो इसी तरह राणा सांगा को लगा कि बाबर भी कुछ समय के बाद क्या होगा? वापस लौट जाएगा। लेकिन बाबर यहाँ पर एम्पायर बिल्ड करने के उद्देश्य से आया था और वो जमा रहा। और जब ये तय हो गया और राणा सांगा को ये तय हो गया कि ये जो बाबर है वो इंडिया में ही रुक रहा है, इंडिया से नहीं जा रहा है, तब राणा सांगा ने अपनी फोर्स इकट्ठा की और बाबर को भारत से पूरी तरह से खदेड़ने के उद्देश्य से एक युद्ध लड़ा बाबर के साथ। और उसी युद्ध को हम बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये युद्ध क्यों हुआ, उस युद्ध के पीछे क्या रीजन था। देखिए, फॉलोइंग द विक्ट्री ऑफ बाबर ओवर द लोधी डायनेस्टी, सांगा gathered a coalition of Rajput from Kingdom of Rajasthan। तो जब उन्हें विक्ट्री मिल गई बाबर को, कहां पर? दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद सारी कंडीशन मैंने बताई आप लोगों की, क्या प्रॉब्लम थी, क्या कंडीशन थी। उसके बाद जब लगा राणा सांगा को कि बाबर अब जा नहीं रहा है, बाबर यहीं पर टिक गया है, तब उन्होंने राजस्थान के जितने भी राजपूत किंगडम्स थे उन सब से राजपूत फोर्स को क्या किया? इकट्ठा किया और एक राजपूत यूनियन बनाया। किसके अगेंस्ट में? बाबर के अगेंस्ट में।
देवर ज्वाइंड बाई, अब इस फोर्स में सिर्फ राजपूत ही नहीं थे, इस फोर्स में और भी लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया। इस यूनाइटेड फोर्स में देखिए कौन कौन शामिल हुआ था। देवर ज्वाइंड बाई मुस्लिम राजपूत फ्रॉम मेवात, तो मेवात जो हरियाणा में आता है, मेवात, वहां के कुछ मुस्लिम राजपूत रूलर्स को भी या उन फोर्सेस को भी शामिल किया गया। एंड अफगान अंडर महमूद लोदी, तो अफगानिस्तान या अफगान जो थे महमूद लोदी, जो पुत्र हुआ करते थे किसके, सिकंदर लोदी के, जो चाहते थे बाबर को हटाकर वो दिल्ली सल्तनत के शासक बने, ऑब्वियसली क्योंकि वही तो थे इब्राहिम लोदी के पुत्र महमूद लोदी, जो चाहते थे अगला शासक बनना, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो मार दिया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो अब इस फोर्स में कौन कौन शामिल हो गया, इस फोर्स में शामिल हो गए हैं मेवात के मुस्लिम राजपूत और साथ ही महमूद लोदी और अफगान फोर्सेस किसके साथ मिल चुके हैं, ये सब मिल चुके हैं राणा सांगा की फोर्स में। क्लियर। जब ये बात पता चली बाबर को, तो बाबर ने इन मुस्लिम्स को कहा काफिर, इन मुस्लिम्स को क्या कहा, काफिर, जो साथ दे रहे थे एक हिंदू शासक का। खैर ये सारी बातें हैं। अब देखिए, दिस अलायंस फोर्ट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा टू एक्सपेल बाबर फ्रॉम इंडिया। तो ये जो कंबाइंड फोर्स थी, इनका युद्ध हुआ बाबर के साथ, कहां पर, खानवा में, और कोशिश की गई कि बाबर को, या किस उद्देश्य से, उद्देश्य ये था कि बाबर को इंडिया से क्या किया जाए, एक्सपेल किया जाए, इट मींस बाहर किया जाए। इस उद्देश्य से ये युद्ध लड़ा गया, समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो 21 फरवरी 1527 को सबसे पहले राणा सांगा ने अटैक कर दिया, और जो एडवांस गार्ड हुआ करते थे, यानी कि जो सुरक्षा के लिए जो गार्ड थे, उनकी सेनाओं को तुरंत क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसकी फोर्स ने, राणा सांगा ने। ये स्टार्ट हो गया 21 फरवरी 1527। 21 फरवरी 1527 को सबसे पहले राणा अटैक द मुगल एडवांस गार्ड ऑन 21 फरवरी 1527 एंड कंप्लीटली डेसिमेटेड इट, और पूरी तरह उन्हें बर्बाद कर दिया और उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद रीइंफोर्समेंट सेंट बाय बाबर, जब बाबर ने इनके सुरक्षा के लिए एक अन्य सेना भेजी, रीइंफोर्समेंट फोर्स भेजी, बट उस सेना को भी राणा सांगा की सेना ने तुरंत ही क्या कर दिया, खदेड़ दिया। इस इनिशियल हार से, इस प्रारंभिक हार से बाबर समझ गया कि राजपूतों को हराना इतना आसान नहीं होगा। अगर हमने ट्रेडिशनल या ओपन वॉर लड़ा या ओपन युद्ध लड़ा, खुला युद्ध लड़ा, तो हमें बिल्कुल भी ये बात तय है कि हमें बिल्कुल भी जीत नहीं मिलने वाली है और हम तुरंत हार जाएंगे, हमारी जो है सेना हार जाएगी। ये बात तय हो गई, ये बात समझ गया था बाबर। अब बाबर को एक अलग तरह से युद्ध की तैयारी करना था। जिस तरह से उसने पानीपत में युद्ध लड़ा था या पानीपत में जो तैयारी करी थी, उसी तरह से उसे तैयारी करना था। तो उसने इसी प्रकार से एक जगह चुनी जिसका नाम था खानवा, और वहां पर उसने एक अपनी ट्रेडिशनल वॉर को छोड़कर एक नई तकनीक के साथ उसने युद्ध के हिसाब, नई तकनीक से जो है पूरा बैटलफील्ड तैयार किया, और कई बार उसने मुआयना किया उस क्षेत्र का जहां पर युद्ध लड़ा जाएगा, और उसके हिसाब से अपनी सारी तैयारियों के बाद उसने युद्ध लड़ा। और जब तैयारियां पूरी हो गई, अब देखिए युद्ध में प्रॉब्लम यह थी कि बाबर के पास हुआ करती थी बंदूकें, और इन बंदूकों से जब आवाज निकलती थी, इन तोपों से जब आवाज निकलती थी, इन आवाजों के कारण, चूंकि राजपूत फोर्स की जो स्ट्रेंथ थे वो थे हाथी और हॉर्स, लेकिन जब बंदूकों की आवाज निकलती थी, गोलों की आवाज निकलती थी, तो जिससे उनके एलिफेंट्स और उनके हॉर्स क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, और वो अपने ही सैनिकों को रौंद डालते थे। यही कारण हुआ, यही रीजन हुआ कि राजपूत फोर्स की इस युद्ध में क्या हो गई, हार हो गई। तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही देखिए, युद्ध में इतना महत्वपूर्ण ये युद्ध था, इतना क्रूशियल ये युद्ध था, और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि राणा सांगा की आर्मी में ज्यादा फोर्स थी और बाबर की सेना में कम फोर्स थी, फिर भी वो जीत गया, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजी थी, उसका जो प्लान था, वो ट्रेडिशनल नहीं था, वो एक नया प्लान, एक नई योजना, एक नई तकनीक के साथ युद्ध लड़ रहा था, और साथ ही उसके पास मॉडर्न टेक्निक के वेपन्स भी थे, जैसे कि बंदूकें, जैसे कि तोप या बारूद, इस तरह की चीजों से वो युद्ध लड़ रहा था, इस तरह की चीजों से वो लैस था। जबकि अगर बात की जाए राजपूत फोर्स की, तो वो ट्रेडिशनल वॉर ही लड़ रहे थे, वो एक सिंपल या ओपन वॉर ही क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। और इस युद्ध में लीड कर रहे थे, उनके जो नायक थे वो थे राणा सांगा। अब क्या हुआ, द बैटल ऑफ खानवा टर्न इनटू अ डिजास्टर फॉर द राणा। देखिए, ये जो युद्ध था, ये राजपूतों के लिए या राणा सांगा के लिए एक डिजास्टर, यानी कि एक जो है डिजास्टर के तौर पर क्या हुआ, उभर कर आया है। एट अबाउट दिस टाइम, देखिए जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था ना, तो रायसेन के
एक शासक थे जिनका नाम था सिलहादी। तो सिलहादी नामक एक शासक थे रायसेन के, जो लीड कर रहे थे रनास आर्मी या रनास सेना को। बीच युद्ध में ही उन्होंने क्या किया, अपना जो साथ था वो राणा सांगा से छोड़कर वो किसके साथ जुट गए, बाबर की फोर्स में जुट गए। और जब ये हुआ तब स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा, ऑर्डर्स बदलने पड़े किसे, राणा सांगा को। तो इस दौरान क्या हुआ, जब सिलहादी ऑफ रायसेन ने क्या किया, एक प्रकार से पलड़ा चेंज कर दिया, एक प्रकार से अपना जो सपोर्ट था वो राणा सांगा की जगह बाबर को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राणा सांगा को स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ी और अपने सैनिकों को पुनः आदेश देना पड़े। उसी वक्त राणा सांगा को एक गोली लगी, एक बंदूक से एक गोली लगी और वो तुरंत क्या हो गए, बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हो गए तो उन्हीं के कुछ खास सिपाहियों ने या खास लोगों ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटाकर दूसरी जगह पर या सेफ जगह पर लेकर गए। क्लियर। जब ये सब हुआ तब राजपूत फोर्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में आ गई या काफी ज्यादा परेशान हो गई। इसी दौरान कहा जाता है, इसी दौरान 1 घंटे तक या लगभग 1 आवर तक राजपूत फोर्स जो है वो शांत रहे या उनको कुछ भी उस दौरान कुछ भी समझ में नहीं आया और वो काफी कंफ्यूजन में रहे। इसी दौरान क्या हुआ कि एक अन्य शासक हुआ करता था, एक अन्य योद्धा हुआ करता था जिसका नाम था झाला। तो झाला नामक एक अन्य व्यक्ति राणा सांगा के स्थान पर, उनके रूप में युद्ध लड़ने के लिए आ गया और उसने राजपूत फोर्स को क्या किया, लीड किया। बट चूंकि झाला उतना योग्य सैनिक नहीं था, उतना योग्य योद्धा नहीं था जितने योग्य कौन हुआ करते थे, राणा सांगा। और इसी कारण से राजपूत फोर्स उतना अच्छे से युद्ध नहीं लड़ पाई जितना सही वो युद्ध लड़ रहे थे किसके साथ, राणा सांगा के साथ। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स या कई सारी समस्याएं आई किनकी फोर्स में, राणा सांगा की फोर्स में। और फाइनली क्या हुआ, राजपूत एंड देयर एलाइज हैड बीन डिफीटेड। और फाइनली क्या हुआ कि राजपूत और उनके यूनियन के जितनी भी फोर्स थी उनकी हार हो गई और बाबर की सेना की क्या हो गई, जीत हो गई। लेकिन इसके बाद भी द मुगल वर टू एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग फाइट। लेकिन इस लंबे युद्ध के बाद राजपूत फोर्स तो हार ही है, मुगलों को भी या मुगल फोर्स को भी काफी नुकसान हुआ, उन्हें भी काफी उनकी जनहानि हुई और वो लोग भी काफी परेशान हुए। और इसके बाद बाबर हिमसेल्फ गेव अप द आइडिया ऑफ इन्वेडिंग मेवाड़। इसके बाद जो आइडिया था या जो इच्छा थी बाबर की अटैक करने की, बाबर चाहता था मेवाड़ पर अटैक करने की, वो इच्छा उसने क्या कर दी, त्याग दी। और साथ ही बाबर ने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक में उसने डिस्कस किया है, उस बुक में उसने बात की है किसकी, एकमात्र हिंदू शासक की, एकमात्र हिंदू रूलर की, जिसकी बहादुरी से वो प्रभावित हुआ, जिसके रणकौशल से वो प्रभावित हुआ, और वो थे राणा सांगा। क्लियर। देखिए यहां पर राणा सांगा की डेथ नहीं हुई है, राणा सांगा की मृत्यु नहीं हुई थी, राणा सांगा को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया गया था। और यहां पर अगर बात की जाए तो दिस वाज द ओनली बैटल जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन जब वो अपने किले में अपने स्थान पर, जब अपने सुरक्षित स्थान पर वापस पहुंचे और जब वो थोड़े ठीक हुए तो दे वांटेड टू प्रिपेयर अनदर आर्मी एंड फाइट अगेन बाबर। तब उन्होंने कोशिश की सेना को पुनः इकट्ठा करने की और बाबर के साथ पुनः युद्ध लड़ने की ऑन 13 जनवरी 1528। लेकिन क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को उन्हीं के कुछ खास 13 जनवरी 1528 को उन्हीं के कुछ खास सिपाहियों ने या उन्हीं के कुछ खास अधिकारियों ने उन्हें जहर दे दिया, उन्हें पॉइजन दे दिया और उसी कारण उनकी डेथ हो गई 13 जनवरी 1528 में। तो ध्यान रखिएगा, सांगा वांटेड टू प्रिपेयर अनदर आर्मी एंड फाइट अगेन बाबर। However, on 13 January 1528, he died in चित्तौड़। चित्तौड़ में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। Apparently poisoned by his own chiefs। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के कुछ खास लोगों ने ही उन्हें क्या दे दिया, जहर दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बाबर के साथ हम युद्ध लड़ेंगे तो वो एक प्रकार से क्या होगा, सुसाइडल होगा, या वो एक प्रकार से सुसाइड होगा। इस कारण उन्होंने राणा सांगा को जहर देकर क्या कर दिया, मार दिया।
तो राणा सांगा जो एक महान योद्धा थे, उन्हें उन्हीं के लोगों के द्वारा जहर देकर उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इस तरह की इतिहास की घटनाएं हैं जो इंडियन हिस्ट्री में घटित हुई हैं, और ये घटनाएं या ये जो योद्धा हैं ये हमारे लिए काफी गर्व के लोग हैं, जो हमारी हिस्ट्री के लिए या जो हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया राणा सांगा के बारे में और उनके जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में। हालांकि उनका जो समय था वो काफी लंबा समय था और इस बीच में उन्होंने 100 युद्ध लड़े, और लेकिन वो सारे युद्ध आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खटोली, बैटल ऑफ धौलपुर। सबसे ज्यादा तो जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैटल ऑफ खानवा, जो लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में। किसके साथ? बाबर के साथ। और बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर फरगना से आया हुआ एक तुर्किश जो है रूलर हुआ करता था। चलिए, तो अब हम बात करेंगे आफ्टर राणा सांगा जो अगले रूलर हुए इस डायनेस्टी के या इस राज्य के। चलिएगा, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट रूलर की, जिनका नाम होगा राणा रतन सिंह टू। देखिए, अगर हम बात करें राणा सांगा की जो 8th रूलर थे, 8वें शासक थे, और राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई तब उनके 4 पुत्र हुआ करते थे, लेकिन 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इट मीन्स कि उनके 3 पुत्र बचे हुए थे, और ये जो 3 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे राणा रतन सिंह टू। अभी यहाँ पे हम राणा रतन सिंह टू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिसोदिया डायनेस्टी से पहले भी जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के भी आखिरी रूलर हुआ करते थे रावल रतन सिंह, इसलिए यहाँ पे आए हैं रतन सिंह टू, क्योंकि वो डायनेस्टी जो थी वो भी और ये जो डायनेस्टी है ये भी, ये दोनों एक दूसरे से क्या थी? रिलेटेड ही थी। इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिनके ऊपर आक्रमण किया था रावल रतन सिंह, वो बिलोंग करते थे गिलोत डायनेस्टी से या गुलोट डायनेस्टी से, और उसी से संबंधित ये एक नया वंश स्थापित हुआ था 1326 में हमीरा सिंह या राणा हमीरा सिंह के माध्यम से। चलिए, फिलहाल अब हमारी बात चल रही है राणा रतन सिंह के बारे में, who became the next ruler of Sisodia dynasty after the death of his father राणा सांगा। एंड अगर हम रूलिंग टाइम की बात करें तो 1528 से 1531 तक रूल किया है इन्होंने, 1528 से 1531 तक। तो अभी तक जो एक अच्छा टाइम चल रहा था, जिसमें मेवाड़ काफी प्रसिद्ध हो चुका था और शक्तिशाली और संपन्न बन चुका था। किसके शासनकाल में? राणा सांगा के शासनकाल में। अब मेवाड़ के लिए कुछ समय ऐसा होगा जिसमें मेवाड़ का डिक्रीज या डिक्लाइनेशन होगा, लेकिन कुछ समय तक, इसके बाद फिर महान शासकों का दौर शुरू हो जाएगा। देखिए, राणा रतन सिंह की बात करें तो 1528 से 1531 तक रूल किया, और ये सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे, या जितने भी रिमेनिंग उनके पुत्र बचे थे 3, उनमें सबसे बड़े कौन थे? राणा रतन सिंह। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज द सन ऑफ राणा सांगा। ये राणा सांगा के ही क्या थे? पुत्र थे। ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग अ वॉर इन 1531 एंड हैड नो सक्सेसर। इट मीन्स कि इनका निधन हो गया था 1531 में एक युद्ध में लड़ते हुए। तो किसी युद्ध में लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई 1531 में, और इनकी मृत्यु होने के बाद इनका कोई भी अपना सक्सेसर नहीं था, इनका खुद का अपना कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए राणा सांगा के एक जो दूसरे पुत्र थे, इट मीन्स इनके छोटे भाई, वो अगले शासक बने हैं, जिनका नाम होगा राणा विक्रमादित्य सिंह। तो अब जो अगले रूलर बनेंगे वो बनेंगे राणा विक्रमादित्य सिंह। तो ध्यान रखिएगा, द नेक्स्ट रूलर वॉज राणा विक्रमादित्य सिंह। अब देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ गए ना। और वैसे भी अगर हम सिंपल एसएससी के एग्जाम की बात करें, स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें, तो क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो 4 ही राजाओं के ऊपर बनते हैं। खम्मीर सिंह के ऊपर से, एक राणा कुंभा के ऊपर से, सारी चीजें बता ही चुका हूं मैं, और एक राणा सांगा के ऊपर से, और अब जो अगले महान शासक आने वाले हैं जो सबसे ही इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे महाराणा प्रताप। क्लियर? बट चूंकि हमें पूरी स्टोरी समझना है, इसलिए हम सारे रूलर्स को हल्का हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। राणा रतन सिंह के बाद उन्हीं के छोटे भाई जिनका नाम था विक्रमादित्य सिंह या राणा विक्रमादित्य सिंह। became the next ruler, और इन्होंने रूल किया है 1531 से 1536 यानी लगभग 5 सालों तक। तो यहां पर आ गए हैं विक्रमादित्य सिंह नामक अगले शासक या राणा विक्रमादित्य
सिंह नामक नेक्स्ट रूलर हु रूल्ड बिटवीन या हु रूल्ड फ्रॉम 1531 टू 1536। देखिए, ही वॉज द सिसोदिया राजपूत एंड सन ऑफ राणा सांगा। तो ये सिसोदिया राजपूत थे और ये किसके पुत्र थे? राणा सांगा के ही पुत्र थे। और इनके बड़े और इनके एक और छोटे भाई हुआ करते थे जिनका नाम था उदय सिंह टू। इट मीन्स ही वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ उदय सिंह टू। इन्हीं के एक छोटे भाई थे उदय सिंह टू। इट मीन्स मैंने बोला 3 भाई हुआ करते थे या 3 पुत्र बचे थे राणा सांगा के, जिनमें एक थे राणा रतन सिंह टू, दूसरे हैं विक्रमादित्य सिंह और तीसरे होंगे राणा उदय सिंह द्वितीय। अब देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो इन्हीं के समय पर आक्रमण किया था गुजरात सल्तनत के एक शासक ने, समझ गए? तो गुजरात सल्तनत के एक शासक ने इनके समय पर अटैक किया था जिनका नाम हुआ करता था बहादुर शाह। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इन्हीं के समय पर इन्हीं के ऊपर मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1535 में, 1535 में, और इन्हें पराजित कर दिया था। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, 1535 में गुजरात के शासक ने इन्हें पराजित कर दिया था और मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लिया था या चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया था। क्लियर? तो ये घटना इन्हीं के समय की हुई थी 1535 में। और अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, ही वॉज डिफीटेड बाई गुजरात सल्तनत एंड वॉज वेरी अनपॉपुलर। और ये काफी अलोकप्रिय थे, काफी अनपॉपुलर थे विद द नॉवेल्स ऑफ द कोर्ट, विद द नॉवेल्स ऑफ द कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर। तो मेवाड़ के दरबार में जितने भी सरदार थे या जितने भी ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स थे, उनके बीच में इनकी छवि काफी बुरी थी, काफी बेकार छवि थी। क्यों? अपने गुस्सेल रवैये के कारण या अपने शॉर्ट टेम्पर के कारण ये काफी क्या थे? अलोकप्रिय रूलर हुआ करते थे। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं अब इनके समय पर और क्या घटनाएं हुई हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। देखिए, विक्रमादित्य के अगर हम बात करें, जैसे अभी युद्ध में पराजित हुए 1535 में, और उसके बाद भी इनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, इनके गुस्सेल रवैये के रवैये में कोई भी सुधार नहीं हुआ। और एक बार जब दरबार चल रहा था, दरबार में सभा चल रही थी, कोर्ट में जब वर्क चल रहा था, उसी समय पर इन्होंने क्या किया कि एक बुजुर्ग और सम्मानीय एक सरदार का एक प्रकार से इन्होंने क्या किया? शोषण किया या उनके साथ उनको अपमानित किया दरबार में। और जब ऐसा इन्होंने किया तो जितने भी अदर जो भी सरदार थे या जितने भी अदर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये तय किया कि विक्रमादित्य को किले में ही क्या कर दिया जाए? कैद कर लिया जाए। इस तरह से जब डिसाइड हुआ और फाइनली इन्हें किले के अंदर ही क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया 1535 में। यहां तक की बातें ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर, बिकॉज ऑफ हिज अनबिहेवियर, क्योंकि इनके गुस्सेल रवैये के कारण और इनका सही व्यवहार नहीं करने के कारण इन्हें क्या कर लिया गया? ऑफिसर्स के द्वारा किले में कैद कर लिया गया। क्लियर? अब यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दिस लेड, अब इसके बाद जब ये घटना घटी तब एक और व्यक्ति थे जिनका नाम हुआ करता था बनवीर सिंह। तो अब यहाँ पर एक नए व्यक्ति का उदय हुआ जिनका नाम था बनवीर सिंह। तो देखिए, अब इसके आगे की कहानी ये है कि बनवीर सिंह की बात करें तो बनवीर सिंह कौन थे? तो राणा सांगा के ही एक भाई हुआ करते थे जो हमने डिस्कस किया है पहले भी, जिनका नाम था पृथ्वीराज। तो राणा सांगे के ही एक भाई हुआ करते थे पृथ्वीराज, और कहा जाता है कि बनवीर सिंह पृथ्वीराज के ही क्या थे? एक नाजायज पुत्र थे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, बनवीर सिंह की बात की जाए तो बनवीर सिंह इनके कजिन ब्रदर थे और पृथ्वीराज यानी राणा सांगा के छोटे भाई के क्या थे? पुत्र थे। अब बनवीर सिंह को मौका मिला है क्या करने का? अगला शासक बनने का। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि इनका एक छोटा भाई भी हुआ करता था जिसका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह अभी था और उदय सिंह अगला शासक बनने के योग्य था। बट यहां पर जो आए हैं, कौन आ गए हैं? वनवीर सिंह। वनवीर सिंह ने सारे अधिकारियों को विक्रमादित्य के अगेंस्ट में कर दिया और उन्हें ये प्रूफ दे दिया कि अगला जो सबसे योग्य सक्सेसर है वो कौन है? वनवीर सिंह। क्लियर? तो यहां तक की स्टोरी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बनवीर सिंह नामक एक व्यक्ति यहां पर आ चुके हैं और वनवीर सिंह ने अपने आप को कह दिया है कि वह ही एक योग्य उत्तराधिकारी होंगे। किसके बाद? विक्रमादित्य के बाद। वनवीर की अगर बात की जाए तो बनवीर ने मौका पाकर कोशिश की या एक दिन उसे मौका मिला और उसने हत्या कर दी। किसकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य जो क्या थे? कैद थे, किले के अंदर ही क्या थे? कैद थे। तो एक दिन उसे मौका मिला और उसने क्या कर दिया कि जो इम्प्रेशनमेंट में थे, जो कैद थे विक्रमादित्य, उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? बनवीर ने। और
अब उसके रास्ते में जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी अधिकारी थे जो उसे रोक रहे थे, उनकी भी उसने क्या कर दी, हत्या कर दी। अब उसके सामने एक ही रुकावट थे और वो कौन थे, उदय सिंह टू, राणा उदय सिंह द्वितीय। अब उसके सामने एक ही रुकावट थे जो कि थे उदय सिंह द्वितीय, और वो आगे बढ़ा उदय सिंह को मारने के लिए। उदय सिंह को मारने के लिए वो उदय सिंह के जो रूम थे उसके अंदर गया। बट उदय सिंह की एक दाई माँ हुआ करती थी, इट मीन्स नर्स मेड हुआ करती थी, समझ गए। उदय सिंह को संभालने के लिए एक लेडी हुआ करती थी जिसका नाम था पन्ना धाय, जिसका नाम क्या था, पन्ना धाय। और पन्ना धाय ने यहाँ पर एक काफी महान सेक्रीफाइस किया है। पन्ना धाय ने क्या किया कि उदय सिंह के स्थान पर उन्होंने अपने पुत्र को बिस्तर पर सुला दिया या बेड पर सुला दिया, और उदय सिंह को एक दूसरे स्थान पर भेज दिया। कई अन्य अधिकारियों के द्वारा उदय सिंह को अपने से कहीं दूर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, और अपने सगे पुत्र को बिस्तर पर सुला दिया, किसके स्थान पर, उदय सिंह के स्थान पर। और जब बनबीर आया तो उसने उदय सिंह के स्थान पर पन्ना धाय के पुत्र को क्या कर दिया, मार दिया। क्लियर। और फिर अगला जो रूलर बना वो कौन बना, वनबीर सिंह। और उदय सिंह चले गए थे कुंभलगढ़, जहां पर वो सुरक्षित अपने कुछ अधिकारियों के साथ थे। देखिए अब आगे की, अब जो स्टोरी होगी, आगे की जो कहानी होगी, या अगले जो रूलर होंगे वो होंगे बनबीर सिंह या राणा बनबीर सिंह। देखिए एज इट इज जो मैंने अभी आप लोगों को स्टोरी बताई है, जो कहानी बताई है, या इस तरह की जो घटना हुई है, ये स्टोरी हिंदी फिल्मों में कई मूवीज में देखी जा सकती है। अगर आप लोगों को ऐसी ही कोई स्टोरी आप लोगों के माइंड में आ रही हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मूवी है बॉलीवुड जिसका नाम है महाराजा। और महाराजा मूवी में एज इट इज इवेंट्स होते हैं, और उस मूवी की अगर बात करें तो उस मूवी में भी जो हीरो है वो है गोविंदा। तो आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो तो एज इट इज जो है इसी इवेंट पर वो मूवी बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट राणा या नेक्स्ट रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी वॉज वनवीर। वनबीर सिंह। और वनबीर सिंह ने रूल किया है 4 ईयर तक, इट मीन्स 1536 से 1540 तक। यहां से एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन पन्ना धाय एक ऐतिहासिक नाम है, एक महत्वपूर्ण नाम है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ही वॉज एलिगली द सन ऑफ पृथ्वीराज। तो ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज के ही क्या थे, नाजायज पुत्र थे, या एक प्रकार से एलिगली ऐसा कहा जाता है कि यह पृथ्वीराज के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल रूलर ऑफ द स्टेट व्हेन विक्रमादित्य सिंह वॉज इम्प्रेसेंट। तो क्या किया जा रहा था कि ये एक प्रकार के ऑफिसर थे, इन्हें अपॉइंट किया गया था एक अधिकारी के रूप में दरबार में। जब विक्रमादित्य को कैद किया गया उस समय ये दरबार के ही क्या थे, अधिकारी थे। और इन्होंने क्या षड्यंत्र किया है कि सारे अधिकारियों को विक्रमादित्य के अगेंस्ट कर दिया, और विक्रमादित्य की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। और विक्रमादित्य के ही छोटे भाई को मारने की कोशिश की, और उसे उसके बिहाफ में उसकी जगह पर मार दिया, किसे, पन्ना धाय के पुत्र को, जिसका नाम हुआ करता था चंदन। देखिए, वनवीर डिसाइडेड टू किल द इम्प्रेसेंट विक्रमादित्य एंड ही ऑल्सो किल्ड वेरियस मिनिस्टर्स हु वर इन हिज वे। तो क्या किया वनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी जो कैद थे, और जितने भी अधिकारी उसके रास्ते में आए उन सबकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्लियर। ही अटेम्प्ट टू किल द 14-year-old उदय सिंह। और साथ ही उसने कोशिश की, उसने अटेम्प्ट किया किसे मारने का, उदय सिंह को। बट उदय सिंह नर्स मेड पन्ना धाय रिप्लेस्ड द प्रिंस विथ हर सन चंदन। लेकिन उसकी जो नर्समेट थी, उसकी जो दाईमा थी जिनका नाम था पन्ना धाय, उन्होंने बदल दिया अपने पुत्र से किसे, उदय सिंह को। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया कि पन्ना धाय के पुत्र चंदन को मार दिया, किसके बदले में, उदय सिंह के बदले में। बनबीर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द रूलर ऑफ मेवाड़। और फिर बनबीर ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया मेवाड़ का उचित शासक या योग्य शासक। क्लियर, ठीक है। इन 1540 की अगर बात करें तो 1540 में अब तक अगर बात करें तो उदय सिंह अब हो चुके थे 18 ईयर के, क्योंकि उदय सिंह जब गए थे यहां से तब उनकी एज थी 14 ईयर, और अब हो चुके थे 18 ईयर के। तो इन 1540 में
उदय सिंह वॉज 14 ईयर ओल्ड और फिर उन्होंने अटैक किया चित्तौड़गढ़ पर। जब वो उतने योग्य हो गए, वो उतने लायक हो गए, तब उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अपने सामंतों की मदद से अटैक कर दिया किस पर, चित्तौड़गढ़ पर। तो ध्यान रखिएगा, ही अटैक चित्तौड़गढ़ विद द हेल्प ऑफ सेवरल सामंट्स, तो अपने कई सामंतों की मदद से, और विथ अक्षय राज एंड विथ अक्षय राज संगोरा, अक्षय राज संगोरा या संगारा की हेल्प से उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, किसके ऊपर, बनबीर के ऊपर। क्लियर। देखिए अक्षय राज संगोरा की बात की जाए तो उदय सिंह के फादर इन लॉ थे, इट मींस उन्हीं के क्या हुआ करते थे, ससुर। और जब इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में फाइनली क्या हुआ है, द आर्मीज ऑफ बनबीर सिंह एंड उदय सिंह मेट एट द बैटल फील्ड ऑफ मालवी। तो मालवी एक युद्ध क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इन दोनों की सेना इकट्ठा हुई या उन दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, बनबीर की सेना और उदय सिंह की सेना। और उसकी सेना, उदय सिंह की सेना की अगर बात की जाए तो उसमें खास तौर पे उसकी मदद की थी उन्हीं के फादर इन लॉ जिनका नाम था अक्षय सिंह संघोरा। बनबीर वॉज डिसिसिवली डिफीटेड इन द बैटल, और इस युद्ध में बनबीर को निर्णायक तौर पर क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। और उसके बाद बनबीर का क्या हुआ, या तो उसकी हत्या कर दी गई या वो कहीं चला गया, इसके बारे में हिस्ट्री में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। अब जो अगले रूलर बनेंगे, जो 12th राणा बनेंगे या जो 12th रूलर बनेंगे, वो बनेंगे राणा उदय सिंह। तो ध्यान रखिएगा अब राणा उदय सिंह की बात करें तो अब यहाँ पे मैं 12th नंबर पे बात करूंगा किसकी, राणा उदय सिंह की। ही वॉज क्राउंड, ही वॉज कोरोनेट एज द 12th राणा ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब 12th रूलर की, जिनका नाम होगा राणा उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह सेकंड और उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय की बात करें तो इनके सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे महाराणा प्रताप, जो सिसोदिया डायनेस्टी के सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। और भारत का बच्चा बच्चा या इंडिया का बच्चा बच्चा इस नाम से अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। और हम बात कर रहे हैं उसी शासक की, उसी रूलर की, जो पुत्र थे किसके, उदय सिंह के। क्लियर। और इनकी जो अगर हम बात करें इनकी उदय सिंह की जो सबसे पहली जो वाइफ हुआ करती थी, सबसे पहली जो पत्नी हुआ करती थी, उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे कौन, महाराणा प्रताप। और उनका नाम था जीवंताबाई संगोरा। तो जीवंताबाई संगारा या संगोरा के ही पुत्र हुआ करते थे कौन, महाराणा प्रताप। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो उदय सिंह का जो रूलिंग टाइम था या उदय सिंह सेकंड का जो रूलिंग टाइम था वो था 1540 से 1540 से 1540 से 1572 1572 तक रूल किया था किसने, उदय सिंह टू ने। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन्हीं के समय पर ही फाउंडेड अ सिटी उदयपुर, इन्होंने एक शहर की स्थापना की है। उदय सिंह ने ही एक शहर स्टेब्लिश किया है अपने ही नाम पर, जिसका नाम है उदयपुर। तो ध्यान रखिएगा, ही स्टेब्लिश अ सिटी दैट इज उदयपुर। उदयपुर वॉज फाउंडेड बाई और स्टेब्लिश बाई उदय सिंह सेकंड। और ये जो शहर है उदयपुर, ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध या काफी फेमस सिटी है, काफी प्रसिद्ध शहर है और काफी हिस्टोरिकली अगर बात की जाए और साथ ही अगर बात करें हम प्राकृतिक दृष्टि से भी तो काफी अच्छा शहर माना जाता है उदयपुर। और यहाँ पे काफी टूरिस्ट जो हैं आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट तो पता ही है कि ही वॉज द 12th राणा ऑफ दिस डायनेस्टी या रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज रूल विक्रमादित्य वेन विक्रमादित्य या इन्हीं के समय पर या इन्हीं के रूलिंग टाइम के समय पर विक्रमादित्य के ऊपर या इनके जो भाई थे इन्हीं के जो भाई थे विक्रमादित्य, उन्हीं के ऊपर अटैक हुआ था और मेवाड़ को कैप्चर कर लिया था किसने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। ये बात हम पढ़ चुके हैं तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब ये बार बार हमें इस स्टोरी को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उदय सिंह के बाद हालांकि रूलिंग टाइम काफी लंबा रहा है 1540 से 1572। इसी बीच में 1567 में अकबर की सेना ने अटैक किया था या अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ को क्या कर लिया था, घेर लिया था। और उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ छोड़कर अपने दूसरे क्षेत्र पर या ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाना भी पड़ा था। और उस समय पर एक बार और यहाँ पर क्या किया गया था, एक बार और यहाँ पर
जो है जोहर किया गया था। खैर वो स्टोरी, वो कहानी हम डिस्कस करेंगे अकबर के रूलिंग के समय पर, या मीडिएवल हिस्ट्री में जब हम मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे उस समय पर। अब उदय सिंह के बाद अगले जो रूलर आएंगे वो आएंगे उन्हीं के पुत्र, जिनका नाम हुआ करता था महाराणा प्रताप। ठीक है, देखिए यहां पर इन्होंने रूलिंग करना शुरू किया 1540 में। इन 1540 ही वॉज क्राउन्ड इन कुंभलगढ़। सबसे पहले उनका राज्याभिषेक कहां हुआ? कुंभलगढ़ में। क्योंकि इनकी जो दाइमा थी जिनका नाम था पन्नाधाय, पन्नाधाय ने इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। कहां पर? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में वो सुरक्षित थे अपने कुछ खास लोगों के द्वारा, खास लोगों के साथ। और पन्नाधाय एक अलग स्थान पर रहती थी अकेली। क्लियर, ये बात होगी। पन्नाधाय ने जो सेक्रीफाइस किया उसके बिहाफ में, उसके बदले में उन्होंने कोई भी इच्छा नहीं रखी या कोई भी मांग नहीं रखी। और साथ ही उन्होंने ये कहा, किससे? उन्होंने साथ ही ये कहा उदय सिंह से कि कभी भी मुझसे मिलने ना आना, क्योंकि अगर वो मिलने आएंगे तो उनकी जान को क्या होगा? खतरा होगा। क्लियर, तो काफी बड़ा सेक्रीफाइस किया पन्नाधाय ने, इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में पन्नाधाय का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। देखिए, हिज एल्डेस्ट सन महाराणा प्रताप फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ महारानी जीवंता बाई संगोरा। तो इनके सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे महाराणा प्रताप, जिनकी मां का नाम था जीवंता बाई संगोरा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज बोर्न इन द सेम ईयर। जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसी समय जन्म हुआ था किसका? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो लगभग 1540 में ही जन्म हुआ किसका? महाराणा प्रताप का, जिस समय इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। क्लियर, और किसके पुत्र थे महाराणा प्रताप? जीवंताबाई संगोरा के। हिज सेकेंड, देखिए अगर हम बात करें तो इन्होंने कई सारी शादियां की थी, कई सारे विवाह किए थे, लेकिन इनकी सबसे फेवरेट जो वाइफ हुआ करती थी उदय सिंह की, सबसे फेवरेट जो वाइफ हुआ करती थी, अगर हम उनकी बात करें तो उनका नाम था, सबसे फेवरेट वाइफ का जो नाम था वो था रानी भट्टाइरिनी। तो रानी भट्टाइरिनी इनकी सबसे फेवरेट वाइफ थी। और उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे जगमल। तो रानी भट्टाइयानी के ही पुत्र थे राणा जगमल या जगमल। और फिर एक डिस्प्यूट पैदा हुआ जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, या उदय सिंह की मृत्यु के बाद एक डिस्प्यूट पैदा हुआ, और सक्सेसर के लिए, उदय सिंह के सक्सेसर के लिए डिस्प्यूट पैदा हुआ बिटवीन जगमल सिंह और महाराणा प्रताप। और उसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे महाराणा प्रताप जो अगले रूलर बनेंगे उनके टॉपिक में।